हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं हिंदी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ हम सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये गैसिंग क्वेश्चन है। इसमें से आपको 100% क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। और पैराग्राफ को सॉल्व करने से पहले आपको बता देती हूँ, अगर आप पैराग्राफ सॉल्व करते हैं तो उसकी ट्रिक होती है कि आप क्वेश्चन को जब भी करें तो आप आंसर अपनी साइड से ना दें। जो पैराग्राफ में दिया हुआ है आप उसी को आंसर सर्च करें और उसको देख कर ही आप आंसर करें। ऐसा नहीं है कि आपने आंसर अपने शब्दों में बना लिया है या जो आपको सही लग रहा है आपने वो आंसर कर दिया। ऐसा नहीं है। जो पैराग्राफ में आंसर दिया है या जो लाइनें मेंशन है आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, अपनी तरफ से नहीं देना होता है। तो आप जो है पैराग्राफ अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बार क्वेश्चन देख लेने हैं, उसके बाद आप पैराग्राफ को शुरू करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं तो जब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं तो तब हमें आंसर ढूंढने में आसानी हो जाती है। अगर आप डायरेक्ट पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर देंगे और बाद में आंसर ढूंढेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। चलिए पहले इस देखते हैं पैराग्राफ में क्या है, करते हैं इसको। यहाँ पर दिया है कोयल की कुहू कुहू और मयूरों का नृत्य है, मेघों की प्रतिछाया में उड़ती बगलों की जो पंक्तियाँ हैं, शरद ऋतु का जो निर्भय गगन है, बसंत ऋतु में लहराते पत्ते और अनेक छोटे छोटे रंग बिखेरते पुष्प हैं, भंवरों की गुनगुन है, सभी हमारे मन प्राणों को पुलकित कर देते हैं। परंतु दुख की बात क्या है? दुख की बात यह है कि आज इस बुद्धिवादी युग में हम क्या कर पा रहे हैं, प्रकृति से दूर हटते जा रहे हैं। हर तरफ क्या है, दौड़ भाग है, अर्थात लिप्सा है। आदमी जो है वो कार्य में व्यस्त है और उसके पास संकीर्णता है, उसके पास समय ही नहीं है चीज़ों को करने के लिए, जिनके कारण हम क्या कर पा रहे हैं, हम खुले आसमान को नहीं देख पा रहे हैं। हमें समय ही नहीं मिलता कि हम खुले आसमान की ओर ताकें। यद्यपि प्रकृति की विविध दृश्यावली से हमारा भारत देश जो है परिपूर्ण है। हमारे देश में क्या है, बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, बहुत सारे प्राकृतिक ऐसी जगहें हैं, ऐसे दृश्य हैं जिनसे मन मनोरम हो उठता है, पर हमें जाने का समय ही नहीं मिल पाता। हमारे प्रदेश में क्या है, जो पर्वतीय प्रदेश हैं उनकी सैर प्रकृति का आनंद हम उठा ही नहीं पाते, जा ही नहीं पाते वहाँ पर। और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थलों पर हम संसारिकता में उलझे रह जाते हैं। क्या करते हैं, हम कभी पिकनिक का भी मन बना लेते हैं तो वो भी हम नहीं जा पाते हैं और अपना समय यूं ही गवा बैठते हैं। तो यहाँ बात की जा रही है प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने की, उसका आनंद लेने की, जो मनुष्य है और आदमी है वो नहीं ले पा रहा है। किस वजह से? क्योंकि वह अपने कार्यों में व्यस्त है। यहाँ पर ये बात की गई। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा मन को प्रसन्नता प्रदान नहीं करता है। तो कौन सा है जो मन को प्रसन्नता प्रदान नहीं कर रहा है? ऑप्शन देख लेते हैं। कोयल की मधुर वाणी, ये तो आदमी को प्रसन्न करती है। रंग बिरंगे फूलों को देखकर भी मन में आनंद आता है। मोरों का नृत्य भी मन में आनंद देता है। यहाँ पर जो बात की गई है इन तीनों की गई है, पर यहाँ बात नहीं की गई है तो वो मशीनों की ध्वनि की बात नहीं की गई है। ये सबसे अलग ऑप्शन है और ये ध्वनिया या शोर जो होता है मनुष्य को कभी प्रसन्नता प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। यहाँ पर दिया है गद्यांश के अनुसार संसार में प्रसिद्ध हैं। तो संसार में क्या प्रसिद्ध है बताना है। तरह तरह के दृश्यों के लिए अनेकता में एकता। यहाँ पर दिया है भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता। तो इनकी बात जो है इस पैराग्राफ में नहीं की गई है। मैंने आपको समझाया भी है पैराग्राफ सॉल्व करने से पहले। आप आंसर अपनी साइड से नहीं देंगे, जो पैराग्राफ में दिया होता है आप उसी में सर्च करके आंसर देंगे। यहाँ पर जो सबसे राइट और सुटेबल आंसर है वो है, यहाँ पर क्या है, संसार तरह तरह के दृश्यों के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर बात की जा रही है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति से दूर जाने का कारण नहीं है। तो कौन सा कारण इसमें नहीं है जो इस पैराग्राफ में बताया गया है। धन कमाने की चाहत से तो आदमी प्रकृति से दूर हो रहा है, ये तो है, ये रहेगा। कार्य की जल्दी उसे होती है इसलिए वह प्रकृति से दूर होता जा रहा है। आपसी प्रतियोगिताओं के लिए तो वह आपसी प्रतियोगिता रखता है कि मुझे उससे अमीर बनना है, उससे अच्छा बनना है, इस वजह से भी वह व्यस्त होता है और प्रकृति को नहीं निहार पाता। यहाँ पर बात हो रही है ऑप्शन नंबर डी में, संध्या के समय आकाश को निहारना। तो संध्या के समय अगर आप आकाश निहारते हैं, उसको देखते हैं तो प्रकृति से दूर जाने की बात नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो आदमी को प्रकृति से दूर लेके जा रही हैं, केवल ऑप्शन नंबर डी है जो प्रकृति के पास लाता है। और हमें यहाँ नेगेटिव आंसर देखना था तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है।
कोलाहल भरा वातावरण, महानगरों की व्यस्तता, संकीर्णता आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण हम कभी खुले आसमान की ओर ताकने का समय नहीं निकाल पाते। वाक्य का क्या भाव है बताना। किस तरह की बात की जा रही है, किस तरह का भाव यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि महानगरीय व्यस्तता के कारण हम आसमान के नीचे नहीं बैठते। महानगरों में गगनचुंबी इमारतों के कारण खुला आसमान नहीं दिखाई देता, तो ये बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। महानगरीय व्यस्तताओं और शोर शराबे भरे वातावरण के कारण हम प्रकृति का आनंद लेने का समय नहीं निकाल पाते, तो उसके लिए महानगर की जो व्यस्तता है और जो शोर शराबे भरा वातावरण है वो इसके लिए जिम्मेदार है, ये बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है महानगरीय व्यस्तताएं, महानगरीय के बावजूद हम प्रकृति का आनंद लेने के लिए समय निकाल पाते हैं, तो ये बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, समय नहीं निकाल पाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है रॉन्ग है। चलिए राइट आंसर देखते हैं। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो आंसर हमें मिल जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। महानगरीय व्यस्तताओं और शोर शराबे भरे वातावरण के कारण हम प्रकृति के लिए क्या कर नहीं निकाल पाते, समय नहीं निकाल पाते, हम प्रकृति का आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि मनुष्य जो है वो बहुत बिजी है अपने कार्यों में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है प्रकृति की ओर संकेत करने वाला शब्द नहीं है, तो कौन सा शब्द है जो प्रकृति की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। शरद ऋतु प्रकृति से संबंधित है, बिखरते पुष्प भी प्रकृति से संबंधित है और खुला आसमान भी प्रकृति से भी संबंध रखता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है कलपुर्जे, जो केवल कृत्रिम है, मानव निर्मित है, ये प्रकृति से कोई भी संबंध यहाँ पर नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कलपुर्जे। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है भाग दौड़ में समास है, तो भाग दौड़ में कौन सा समास है हमें बताना है। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, तत्पुरुष है, यहाँ पर तत्पुरुष नहीं है, किसी विभक्ति का यहाँ पर लोप नहीं किया जा रहा है, यहाँ किसी तरह का कोई संबंध नहीं, तो ये तत्पुरुष नहीं होगा। दिग्गु समास भी नहीं होगा, ना ही यहाँ पर कर्मधारय समास हो सकता है। यहाँ जो समास है वो है द्वंद्व। द्वंद्व समास तब होता है जब किसी भी समास के जो उदाहरण दिए होते हैं उसमें और शब्द का लोप होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। जैसे भाग और दौड़, भाग और दौड़ बोलेंगे इसको तो यहाँ पर और आ जाएगा, जैसे कृष्ण अर्जुन, और उसमें लगता है तो हम बोलते हैं कैसे उसको, कृष्ण और अर्जुन, तो यहाँ पर और शब्द का जो है वो लोप हो जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमें देखना है, इसमें आ रहा है और शब्द, तो ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों जो पद हैं वो प्रधान होते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में दिया है प्रदर्शन में उपसर्ग है, तो यहाँ पर प्रदर्शन लिखा हुआ है और इसमें उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है हमें बताना है। तो जो उपसर्ग होता है वो शब्द के पहले लगा होता है, तो हमें देखना है क्या है यहाँ पर, और देखते हैं कि यहाँ पर दो शब्द मिलकर बने हुए हैं, तो दो शब्दों से मिलकर कैसे ये बना हुआ है। एक तो इसका संधि विच्छेद आप कर लेंगे, प्र लिखेंगे और साथ में क्या लिखेंगे, दर्शन लिखेंगे। दर्शन अपने आप में अलग शब्द है और इस शब्द में क्या लगा हुआ है, इस शब्द में लगा हुआ है प्र उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये अलग करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं तो आपको पता लग जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर जो उपसर्ग का उपयोग किया गया है वो है प्र। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता CALP किससे संबंधित है, तो बात हो रही है संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, ये किससे संबंधित होती है। ऑप्शन यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या दे रखे हैं। विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम है, तो जी हाँ ये विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम होता है। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं अंग्रेजी साहित्य के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम है, अंग्रेजी साहित्य के लिए नहीं है। विवाद कौशल में सुधार के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम भी ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया है केवल मनोविज्ञान के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम है, तो ऐसा भी नहीं है, मनोविज्ञान के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बात की जा रही है संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है, तो सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है बताना है। अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, तो विद्यार्थी केंद्रित का नहीं, इसका सबसे अधिक उपयोग होता है। विषय वस्तु का भी सबसे अधिक उपयोग होता है और आकलन केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम
इसका भी अधिक उपयोग होता है, तो ये तीनों तो नहीं होंगे। यहाँ पर जो है अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, इसका सबसे कम प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में दिया हुआ है भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में किन दो घटकों का प्रयोग किया जाता है। तो भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि और उसके दो घटक पूछे जा रहे हैं, तो कौन कौन से होते हैं बताने हैं। अगर आप भाषा शिक्षण कर रहे हैं, भाषा आप सिखा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप उसमें श्रव्य और भाषिक, अर्थात चीज़ों को सुनेंगे और उसको बोलेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है श्रव्य और दृश्यात्मक विधि, चीज़ों को सुनेंगे और उनको दिखाएंगे भी। तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग करेंगे जो चीज़ें सुनी जा सकें, बोली जा सकें, और जो चीज़ें सुनी जा सकें और देखी जा सकें, तो ऐसी विधियों का आप प्रयोग करेंगे। श्रव्य, भाषिक और व्याकरण अनुवाद, इसका कोई यहाँ पर महत्व नहीं है। श्रव्य भाषिक विधि और संरचनात्मक उपागम, इसका भी कोई उपयोग नहीं। श्रव्य भाषिक और संप्रेषणात्मक उपागम, इसका भी उपयोग नहीं। यहाँ पर जो सबसे राइट आंसर है, सुटेबल है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या करेंगे, जब आप भाषा का शिक्षण कर रहे हैं तो ऐसी भाषा हो जो बच्चे देख भी पाएँ, सुन भी पाएँ, इस तरह से आप उसको सिखाएंगे कि बच्चे देखकर भी सीख जाएं और सुनकर भी चीज़ों को सीख जाएं, और साथ में क्या करें, उसका बोल भी पाएँ, उसको भाषिक भी हो वो चीज़ जो उसको सिखाई जा रही है। तो यहाँ पर सबसे सुटेबल आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ दे रखा है लता अपनी कक्षा दो विद्यार्थियों अजय और आभा के बीच संवाद करवा रही है। एक टीचर है, वो क्या कर रही है, दो बच्चों के बीच चर्चा करवा रही है, संवाद करवा रही है। इनमें एक विद्यार्थी को इस संवाद को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लता किस कौशल का आकलन कर रही है। तो क्या है, उसमें संवाद को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तो लता कौन से कौशल का यहाँ पर आकलन कर रही है। केवल श्रवण कौशल है, श्रवण एवं वाचन है, श्रवण एवं पठन कौशल है, केवल वाचन कौशल है। तो हमें बताना है यहाँ पर कौन सा कौशल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब दो बच्चों के बीच बात हो रही है, मान लीजिए एक ए है एक 2 है, यहाँ पर 1 और 2 लिख देते हैं, एक 1 है और एक 2 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ये कुछ चीज़ बोलता है तो तब तक दूसरा क्या करेगा, ये यहाँ पर सुनेगा उसकी बात को, ठीक है, सुनता है। जब एक संवाद अपने व्यक्त करता है तो दूसरा उसको ग्रहण करता है अर्थात सुनता है, और जब दूसरा अपने संवाद व्यक्त करता है तो पहले वाला जो है वो उसको ये सुनता है। तो यहाँ पर ये सुन रहा है, ठीक है, और दूसरा वाला जो है वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है। तो यहाँ पर बोला भी जा रहा है और सुना भी जा रहा है, तो दोनों ही कार्य हो रहे हैं जब एक दूसरे के साथ बच्चे जो हैं संवाद व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है श्रवण और वाचन दोनों चीज़ें हो जाएंगी। ये दोनों कौशल का आकलन वह टीचर कर रही है, देख रही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में बात की जा रही है, नजमा भाषा के एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों के कठिन्य स्तर का हिसाब लगा रही है। एक प्रश्न का कठिन्य स्तर का मूल्य है 30। तो यहाँ पर नजमा को इस प्रश्न का क्या करना चाहिए। एक प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा कठिन है और उसके मार्क्स कितने दिए हुए हैं, 30 मार्क्स का वह क्वेश्चन है, और वो काफ़ी उसका जो लेवल है वो टफ़ है, बच्चे उसको नहीं कर पाएंगे। और नजमा जो है एक भाषा टीचर है, उसको क्या लग रहा है, ये चीज़ें सही नहीं है, पेपर में जो क्वेश्चन का लेवल है वो काफ़ी टफ़ है। तो उसको क्या करना चाहिए, अगर 30 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और वो टफ़ है, कोई नहीं कर पाएगा, तो पेपर का क्या हो जाएगा, बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो छूट जाएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी मार्क्स चले जाएंगे बच्चों के। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में रखना चाहिए, इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए, या यह प्रश्न परीक्षा के लिए मध्यम रूप से कठिन होगा, यह प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए सबसे अच्छा प्रश्न होगा। तो ऐसा नहीं है, सबसे अच्छा नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर एक पेपर है जो 100 मार्क्स का है, आप मान लीजिए इसको, और 30 मार्क्स आपके एक क्वेश्चन में जा रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि 30 मार्क्स जा रहे हैं, तो टोटल पेपर जो है 70 का बचता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो ये एक क्वेश्चन ही ले गया, 1 मार्क जो ये क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा मार्क्स तो इसी में चले गए हैं बच्चों के। तो उस टीचर को क्या करना चाहिए, यहाँ पर टीचर को क्या करना चाहिए कि इस प्रश्न पत्र को परीक्षा से हटा देना चाहिए। ये कोई बच्चा नहीं बोल रहा है, ये एक टीचर बोल रही है जिसने पेपर बनाया है, जिसने पेपर देखा है, उसको इस चीज़ का ज्ञान है। और जब उसको ही वो भारी लग रहा है, उसको वो हार्ड लग रहा है, तो बच्चे उसको नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे प्रश्न को जो है प्रश्न पत्र में नहीं रखना चाहिए। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। यहाँ पर दिया है, मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं। जो मौन अवधि है उसमें बच्चे क्या करते हैं बताना है।
यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, भाषा के साथ कार्य करते हैं, भाषा नहीं सीखते हैं, चेहरे के भाव भोगाम्याएँ सीखते हैं, या भाषा के प्रति समझ नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है किसकी, जब बच्चे मौन अवधि में होते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर वह गम्याएँ होते हैं लिखा हुआ है, अर्थात चेहरे के भाव को सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है, बच्चे अगर मौन अवधि में हैं और पठन कर रहे हैं तो उस समय क्या करते हैं, वे भाषा के साथ कार्य कर रहे होते हैं। अर्थात क्या होगा, वहाँ पर वे भाषा नहीं सीखते, ये गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, और भाषा के प्रति समझ नहीं बना पाते, ये भी गलत हो जाएगा। मौन अवधि का अर्थ होता है, ये जब टीचिंग चलती है तब उसमें सिखाया जाता है कि बच्चों को जो है कोई पैराग्राफ रीड करने के लिए दिया जाता है, जिसको वो मौन रहकर रीड करते हैं। तो जब मौन रहकर उसको रीड करते हैं, आँखों से उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, तो क्या करते हैं, वह केवल वही चीज़ पढ़ते हैं जो किताब में लिखी हुई है, जो पैराग्राफ उनको पढ़ने के लिए दिया गया है। वे वहाँ पर अलग से अपना कोई दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो वहाँ पर वे क्या सीखते हैं, जो भाषा उसमें लिखी हुई है वह उसी पर ध्यान देते हैं, अर्थात भाषा के साथ कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। यहाँ पर बात की जा रही है ELL विद्यार्थी, वे विद्यार्थी हैं, यहाँ पर एक रिक्त स्थान है जो टाइपिंग मिस्टेक से मिसप्रिंट हो गया है, जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। तो ELL विद्यार्थी क्या होते हैं, उनके बारे में बताना है। तो ये दृश्यात्मक शिक्षार्थी होते हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं, अर्थात जो चीज़ें उनको दिखाई जा रही हैं वो उसके द्वारा उसको सीख पाते हैं। जैसा कि आगे सेंटेंस में भी दिया है, दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत जो सूचनाएं होती हैं उनका लाभ उठाते हैं। तो ये दृश्यात्मक अर्थात जो देखकर चीज़ों को सीखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में क्या दे रखा है। 113 दिया हुआ है। यहाँ दे रखा है व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है। तो व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण किस तरह से पढ़ाई जाती है, आगमनात्मक रूप में, निगमनात्मक रूप में, या बिना किसी व्याख्या के। तो जब व्याकरण को पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप अगर मान लीजिए नाउन पढ़ा रहे हैं तो नाउन की परिभाषा उसको समझाएंगे, उसके नियम समझाएंगे, तब उसके एग्जाम्पल बच्चों को देंगे, और बच्चे जो हैं उन एग्जाम्पल को डेली लाइफ के एग्जाम्पलों से मैच करेंगे या उनमें देखेंगे कि क्या उन्हें डेली में दिखती हैं ये चीज़ें। तो पहले आप बच्चे को उसका नियम समझाएंगे, अर्थात निगमनात्मक रूप से आप उसको शिक्षण करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं डी ऑप्शन में क्या दे रखा है। दिया है बनावटी रूप, तो यहाँ पर बनावटी रूप एकदम गलत हो जाएगा। चलिए आते हैं राइट आंसर पर। यहाँ पर बात की जा रही है व्याकरण में अनुवाद विधि की। तो व्याकरण में आप अनुवाद कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो क्या कैसे करेंगे, व्याकरण को नियमों के रूप में ही पढ़कर उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर लिखा हुआ है हरेंद्र अपने विद्यार्थियों को कुछ फ्लैश कार्ड देता है। एक टीचर है जो अपने बच्चों को कुछ फ्लैश कार्ड दे रहा है जिन पर चित्र बने हुए हैं। वह एक वाक्य बोलता है, उस वाक्य को सुन समझकर विद्यार्थियों को फ्लैश कार्ड पर बने चित्र से मिलान करना है। हरेंद्र किस कौशल का आकलन कर रहा है। एक टीचर है, उसने बच्चों को ऐसे फ्लैश कार्ड दिए हैं जिन पर चित्र बने हुए हैं, और एक उसने सेंटेंस बोला है, और उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बच्चों को जो फ्लैश कार्ड हैं उन पर जो चित्र बने हैं उनसे मिलान करना है। तो टीचर कौन से कौशल का आकलन यहाँ पर कर रहा है, पठन कौशल। पठन कौशल यहाँ पर नहीं है, कुछ पढ़ने के लिए नहीं दिया हुआ है, बच्चे केवल देख रहे हैं, उसमें चित्र बने हुए हैं, बोल भी नहीं रहे हैं, केवल मिलान कर रहे हैं। दृश्य रूपकता भी यहाँ पर नहीं है, वाचन भी नहीं है, पठन भी नहीं है। बच्चे केवल ध्यानपूर्वक सुनेंगे तभी चित्रों का मैच कर पाएंगे, चित्रों का आकलन कर पाएंगे। तो जो टीचर है वह श्रवण कौशल का आकलन यहाँ पर कर रहा है, वह देख रहा है कि बच्चे सही से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। अगर सही सुनेंगे तभी तो बच्चे चित्रों पर बने जो फ्लैश कार्ड हैं जिन पर बने चित्रों का मैच टीचर के बोले हुए सेंटेंस से कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है नीलम अपने विद्यार्थियों को एक टेस्ट देती है, वह उन्हें एक वाक्य देती है जिसमें कोई एक रेखांकित शब्द है। एक टीचर क्या कर रही है, उसने एक सेंटेंस लिखा, उसमें कोई रेखांकित शब्द है, ठीक है। बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न के आधार पर वह कहती है कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताओ। वह भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा ले रही है। मान लीजिए उसने कोई शब्द लिखा, एक मैंने लिखा आज दिन अच्छा है, तो यहाँ पर लिखा मैंने आज, और यहाँ लिखा दिन, और इसको कर दिया मैंने अंडरलाइन, इसको बोलते हैं रेखांकित। रेखांकित कर दिया, और मैंने पूछा जो इस सेंटेंस में दिन शब्द आया है इसका आपको क्या बताना है, विलोम बताना है, अर्थात इसका उल्टा बताना है। तो दिन का जो उल्टा बताएंगे बच्चे क्या बताएंगे, रात बताएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया,
मैंने अपने शब्द भंडार से, अपने वोकैबुलरी से क्या किया, एक नया क्वेश्चन का जो आंसर था वो मैंने आपको दे दिया, एक नया शब्द बता दिया। अर्थात यहाँ पर मैंने दिन का विलोम बताया है, जो रात होता है, तो वो क्या हो गया, मेरे शब्द भंडार से उसका यूज किया गया, एक वोकैब उठाई गई वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या, श्रवण नहीं है, पठन भी नहीं है। यहाँ पर वो चाह रही है कौन से कौशल का आकलन करना, वह शब्द भंडारण का आकलन कर रही है कि बच्चों को इसके बारे में और शब्द पता हैं या नहीं पता है। तो यहाँ पर शब्द आकलन किया जा रहा है, शब्द भंडारण का आकलन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 में, देखते हैं क्या है। यहाँ पर बात की जा रही है निर्देशित पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति किससे संबंधित है। तो निर्देशित पठन की बात किसने की थी, यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, वाइगोत्स्की का निकटस्थ विकास का क्षेत्र या पियाजे का अधिगम सिद्धांत। सी और डी ऑप्शन भी चेक करते हैं। यहाँ पर दिया है थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, तो ये अधिगम सिद्धांत भी नहीं है, और स्किनर का संक्रियात्मक अनुकूलन भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ जो राइट आंसर है वो है वाइगोत्स्की का निकटस्थ विकास का क्षेत्र। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया हुआ है, पूनम अपने विद्यार्थियों को शब्द में निहित तुकबंदी वाली ध्वनियों की पहचान करने के लिए कह रही है। इस क्रिया के द्वारा वह विद्यार्थियों के किस पक्ष को मजबूत कर रही है। अर्थात राइमिंग चल रही है, कोई कविता हो रही है और उसमें क्या है, तुकबंदी चल रही है। तुकबंदी है जैसे दिन रात, किया पिया, लिया दिया, यहाँ पर तुकबंदी है, लिया दिया, किया पिया, खाया पिया, तो ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो वह क्या कर रही है, यहाँ पर ध्वनि वाली पहचान करने के लिए कह रही है। तो किस चीज़ के कौन सा पक्ष वह मजबूत कर रही है, ध्वन्यात्मक जागरूकता वह क्या कर रही है, मजबूत कर रही है। आकृति वाले विज्ञान मूलक जागरूकता, तो आकृति की बात यहाँ नहीं हो रही है, लिपि की बात भी नहीं की जा रही, ना ही व्याकरण की बात, यहाँ पर ध्वनि की बात की जा रही है। अर्थात ध्वन्यात्मक जागरूकता की बात वह कर रही है। ध्वनि की पहचान करना ध्वन्यात्मक जागरूकता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर। सुधा अपने विद्यार्थियों के समक्ष क्या कर रही है, प्रभाव पठन का आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहती है। उसे अपनी कक्षा में किस पठन युक्ति का क्रियान्वयन करना चाहिए। वह चाह रही है कि समक्ष प्रभाव पठन का आदर्श रूप प्रस्तुत करना है उसको, तो उसे क्या करना चाहिए, सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, या मौन पठन, या ऊंचे स्वर में सस्वर पठन। तो यहाँ पर स्वर की बात हो रही है, प्रभाव की बात हो रही है। तो ये पठन कब संभव है, जब ऊंचे स्वर में सस्वर पठन होगा, तभी स्वर में प्रभाव आएगा और प्रभाव रूप या पठन का आदर्श रूप वह प्रस्तुत कर पाएगी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। विद्यार्थियों को नई नई शब्दावली सीखने सिखाने के लिए युक्तियाँ सिखानी क्यों ज़रूरी हैं। नई नई शब्दावली जो होती हैं, नए नए शब्द जो होते हैं, वोकैब होती हैं, उनको सीखना सिखाना क्यों ज़रूरी है और युक्तियाँ सिखाना क्यों ज़रूरी होता है, जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीख सकें। तो जी हाँ, नई शब्द संपदा तब सीखेंगे जब उन्हें इस तरह की बातें पता होंगी, कोई युक्तियाँ पता होंगी, जिससे कि विद्यार्थी सीखे गए शब्दों को याद रख सकें। तो ये यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, जिससे कि विद्यार्थी नई भाषा अर्जित कर सके। नई भाषा अर्जित करने का यहाँ पर कोई तात्पर्य नज़र नहीं आ रहा, जिससे कि विद्यार्थी अच्छे अधिगमकर्ता बन सकें। तो अधिगमकर्ता बनाना कोई टीचर का उद्देश्य यहाँ पर नहीं हो जाता है। यहाँ जो राइट आंसर है क्या है, बात की जा रही है शब्दावली सीखने सिखाने के लिए नई युक्ति की। तो उससे क्या होगा, विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीख पाएंगे। अर्थात नई वोकैब उन्हें कहीं मिल जाता है, कोई नया शब्द मिल जाता है, तो बच्चे उसको ग्रहण कर लेंगे और उसको सीख जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन देखते हैं 120। यहाँ बात की जा रही है, आपकी नियुक्ति माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में होती है। कक्षा में आपकी क्या भूमिका रहेगी। तो हमारी क्या भूमिका होगी हमें बताना है। आप एक भाषा टीचर के रूप में माध्यमिक स्तर पर नियुक्त हुए हैं। आप यह निर्णय लेना चाहेंगे कि क्या और कैसे पढ़ाना है। तो ये बात तो बिल्कुल सही हो जाती है। अगर आप टीचर बने हैं और नियुक्त होते हैं भाषा सिखाने के लिए, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको क्या और कैसे पढ़ाना है। आप बच्चों को देखेंगे, बच्चे किस लेवल के हैं, उनको कितना आता है कितना नहीं, उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें जो है एक टीचर ही तय कर सकता है और कोई इसका निर्धारण नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है। आप सीखने सिखाने के लिए स्थितियों का सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थियों को सीखने के अवसर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये भी करेक्ट है। एक टीचर ही समझ पाता है कि उसे कक्षा में कैसा माहौल बनाना है, बच्चों को किस तरीके से समझाना है। तो ये यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, शिक्षार्थियों के सामने विषय वस्तु की सामग्री प्रस्तुत करना चाहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, टीचर
इसके लिए बाध्य नहीं है कि बच्चों के सामने सामग्री प्रस्तुत करें तभी वह सीखेंगे। ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं। डी में दिया है एक साधक के रूप में कार्य करना चाहेंगे और आवश्यकता के अनुसार संकेत और मदद देंगे। तो आप क्या करेंगे, टीचर जो है हमेशा क्या करता है, सुगम करता है, साधक के रूप में ही कार्य करता है, एक संसाधन के रूप में भी कार्य करता है, बच्चे को वो सिखाता है और जितनी उसको आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करता है, संकेत भी देता है, हेल्प भी करता रहता है, अर्थात स्कैप फोल्डिंग करता है, जिसको पाठ भी बोला जाता है, समय समय पर मदद करना। चलिए यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ दे रखा है, जो हमारे ऑप्शन करेक्ट हैं वो हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट नहीं है। चलिए आंसर मैच करते हैं। आंसर में दे रखा है यहाँ पर ए, बी और सी, ये रॉन्ग हो जाएगा। जहाँ पर सी आएगा आप उसको कट कर देंगे। यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिल जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है ए, बी, डी। तीनों विकल्प जो हैं ये सही हैं। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए लिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। आपके एक सब्सक्रिप्शन से, लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन, तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सीटेट की अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा और इस तरह के गैसिंग जो 100% आने वाले क्वेश्चन हैं पेपर में, उनकी तैयारी हमारे साथ करते रहिएगा।